नीतीश का बचपन वैसे काफ़ी गरीबी में गुजरा, लेकिन उसके मन में एक बात तो थी कि जन्म उसने एक गरीब घर में लिया है, लेकिन वो अपनी बाकी की ज़िंदगी कम से कम गरीबी में तो नहीं गुजारेगा। इसलिए शुरू से मेहनती था, पढ़ाई में तेज़, होनहार और ललक थी एक कि भाई जैसे-तैसे करके नौकरी तो अच्छी-सी वो लेगा। अब जब मेहनत हो तो किस्मत भी अच्छा कई बार साथ दे जाती है। ऐसे ही नीतीश की किस्मत ने साथ तो दे दिया, लेकिन शायद उसकी तरक्की को देखने के लिए उसके माँ-बाप जीवित नहीं रहे। अभी नीतीश की नौकरी को लगे कुछ ही महीने हुए थे कि उनके माता-पिता एक एक्सीडेंट में चल बसे। नीतीश अकेला हो गया। जिस घर में वो रह रहा था, उस घर में रेंट पर था और बड़ा छोटा-सा घर था, झोंपड़ी-नुमा घर ही हम कह सकते हैं। सरकारी नौकरी लगी थी नीतीश की, रेलवे में। कई सपने थे नीतीश के कि अपने माँ-बाप को एक घर बना के देगा, कम से कम यहाँ से तो पहले निकाल कर एक क्वार्टर में लेके जाएगा जो रेलवे का इसको एलोकेट हुआ था। लेकिन सब चीज़ें धरी की धरी रहेंगी। नीतीश की तरक्की को जैसे मैंने कहा देखने के लिए उसके माँ-बाप जीवित नहीं थे। अब सरकारी नौकरी थी भई, तो शादी में कोई किसी तरीके की मुश्किल तो आने नहीं वाली थी। बात है 1900 तकरीबन 93-94 की, जब आज भी हालाँकि सरकारी नौकरी को काफ़ी तवज्जो दी जाती है, लेकिन तब तो बात ही कुछ और थी। अब नीतीश की शादी हो जाती है, लेकिन वैसे भी जैसे मैंने कहा था कि वो घर भी झोंपड़ी-नुमा था और कभी नीतीश का अपने उसके माँ-बाप के गुज़रने के बाद मन वहाँ पे लगा ही नहीं। इसलिए फिर वो शिफ्ट हो जाता है उसी क्वार्टर में जो उसको रेलवे ने एलोकेट किया था। किस्सा है पंजाब के एक शहर का, किस्सा है फिरोजपुर का। अब वो उस क्वार्टर में रहने लगा अपनी पत्नी सपना के साथ। क्वार्टर था तो छोटा, लेकिन जिस हालात से नीतीश गुजर कर आया था, उस हिसाब से काफ़ी बड़ा और काफ़ी लग्ज़रियस था। इसलिए नीतीश को कोई दिक्कत नहीं थी और जहाँ तक रही बात सपना की, तो वो भी एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, तो उसके लिए भी ये एक अच्छा घर था, एक अच्छा क्वार्टर था। अब दोनों ने रहना शुरू कर दिया, लेकिन ये सिर्फ़ देखने में लग रहा था कि वहाँ पर सिर्फ़ 2 लोग रह रहे हैं, 2 नहीं, कोई और भी थी वहाँ पर, जो उनके साथ रह रही थी और शायद इनका आना उसको पसंद नहीं आया। अब कोई बहुत बड़ी बात कुछ ऐसी होती नहीं थी जिसको लेकर नीतीश और सपना परेशान हो सकें। नीतीश अपनी नौकरी करता और सपना भी अपना घर का काम सँभालती। धीरे-धीरे उसकी जो आस-पास की औरतें हैं, आस-पास की लड़कियाँ भी जो हैं, बच्चे जैसे कई बड़े बच्चे होते हैं, लड़कियाँ होती हैं 20-22 साल के आस-पास की, उनके साथ मिलना, बोलना, चालना हो चुका। आपस में बातें वगैरह करने लग पड़ी। अब इनमें से क्या था कि जो भी ये क्वार्टर के रेज़िडेंट थे, उनमें से कोई 3 साल पहले आया था, कोई 5 साल पहले आया था, कोई भी बहुत पुराना नहीं था और बाकी अच्छे तरीके से एक-दूसरे को जान-पहचान होती थी और कभी भी ऐसा कुछ सुनने को मिला नहीं था कि इनके पर्टिकुलर क्वार्टर में कुछ ऐसी दिक्कत-परेशानी है और ना ही किसी ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था। लेकिन क्या होता है कि एक बार सपना की बहन आती है। अब सपना की बहन का एक बेटा भी था, वही कुछ होगा 5 साल के आसपास का बेटा और वो सपना की जो बहन थी वो कोई काम कर रही थी दिन के समय में और कहती है सपना को कि अरे सपना, ज़रा इसको नहला देगी राहुल को? तो सपना कहती है हाँ, मैं नहला देती हूँ। अब वो जो गुसलखाना था वहाँ पर वो जाती है सपना उसको नहलाती है, तो पहले तो जो राहुल था बड़े आराम से नहा रहा था, किसी भी तरीके का कुछ ऐसा नहीं कि कई बच्चे तंग करते हैं ना नहाने को लेकर। लेकिन क्या होता है कि अचानक वो ना एक तरफ उँगली करता है और बस एक बात बोले जा रहा था, रुचि, रुचि, रुचि। अब ये बड़ी हैरान होती है, पहले अचानक से मुड़ के पीछे देखती है कि कौन आया? लेकिन 2 बातें थी, पहली बात तो ये है कि जितने भी ये लड़कियों को तकरीबन जानती थी, उनमें से कोई भी किसी का नाम रुचि नहीं था और दूसरी बात कि अगर कोई हो भी तो ये कैसे उसको जानता है? भई ये तो कल ही तो आया है, कैसे उसको जानता है? बड़ी अजीब बात लगती है सपना को, वो उसको कहती है, "अरे क्या हो गया तुझे? क्या किए जा रहा है?" अब 2-3 बातें दिमाग में आ रही थी, कई बार बच्चों स्कूल में पढ़ते हैं, कोई स्कूल में साथ में स्टूडेंट हो, कुछ इस तरीके की बात। चलो ख़ैर ये उसको नहला-धुला के लेकर आती है और अपनी बहन से पूछती है कि अरे निशा, मुझे एक बात बता, ये इसके स्कूल में कोई रुचि पढ़ती है? तो निशा कहती है कि जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि शायद नहीं। क्यों, क्या हुआ? तो कहती है पता नहीं, ये नहाते-नहाते ना एक तरफ इशारा करके रुचि-रुचि बोले जा रहा था।
कहती है अच्छा ऐसा तो कुछ नहीं, क्यों बे, क्या हुआ तुझे, कौन है रुचि? अब वो राहुल कहता है मम्मी कौन रुचि? तो बड़ी हैरान हो जाती है सपना की, अरे तू जिसका बाथरूम में नाम ले रहा था। तो कहते नहीं मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। वैसे तो सपना को बड़ा गुस्सा भी आता है और बड़ा प्यार भी आता है कि भाई मेरे मुंह के सामने में ये मुकर गया, बड़ा तेज बच्चा। खैर बात हंसी मजाक में जो है वो हो जाती है। तब क्या होता है कि रात का समय होता है और सन्नाटा होता है बेहद, बीच बीच में जब भी कोई ट्रेन पास से गुजरती है उसके हॉर्न की आवाज़, इसके अलावा जैसे ही वो ट्रेन गुजरती है और बाद में सब सन्नाटा वैसे ही पसर जाता है। अचानक से बहुत ऊंची ऊंची एक आवाज़ गूंजनी शुरू हो जाती है, रुचि, रुचि, रुचि। ये सपना, निशा, उसकी बहन और उसका भांजा यानी कि राहुल, ये तीनों एक रूम में सोए थे और नीतीश दूसरे रूम में सो रहे थे। ये तीनों, खास तौर पे दोनों, हड़बड़ा के उठती हैं, नीतीश भी तब तक उठ जाता है। ये क्या देखते हैं जब लाइट जलाते हैं तो जो राहुल है उसकी आंखें खुली हुई थी और वो छत की तरफ ऐसे इशारा कर रहा था, रुचि, रुचि। बहुत हैरानी वाली बात होती है, जिस बात को सुबह के समय में ये हंसकर टाल रही थी, ये नॉर्मल ले रही थी कि बच्चे की शैतानी है, रात के इस पहर में वो भी जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा था ये कोई नॉर्मल बात थी नहीं। अब नीतीश बड़ा हैरानी से पूछता है कि ये क्या कर रहा है दीदी, कुछ समस्या तो नहीं है? तो दीदी कहती ना ना, ये तो कभी ऐसा कभी इसने किया नहीं, या सुबह भी ऐसे किया था। अब उसको पानी की छींटे मारे जाते हैं, उठता है तो वो तीनों को देखकर, आप मुझे ऐसे कैसे देख रहे हो, क्या किया मैंने? तो ये कहते तू बेटा रुचि रुचि बुला रहा था। कहता नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। अब इनको थोड़ा सा होता तो है कि भाई बच्चा, ऐसा लग नहीं रहा कि ये जानबूझ के कर रहा है, और जानबूझ के करेगा भी क्यों। दूसरी बात है कि रुचि नाम का कोई शख्स ना इनके उस घर में था जहां पर इसकी बहन, मतलब इनका घर अपना था, और ना ही कोई इस क्वार्टर्स में था। तो इसको कैसे बार बार रुचि 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 शब्द बार बार सुनाई, बार बार बोल रहा है। अब खैर रात का समय था, क्या भी किया जा सकता था, और बात आई गई हो जाती है। हालांकि सपना की बहन कुछ दिनों के लिए रहने आई थी, लेकिन क्या हुआ था कि राहुल की तबीयत कुछ नासाज हो रही थी, और कहीं ना कहीं निशा को भी ये महसूस हो रहा था कि नहीं कुछ ना कुछ मेरे ना घर में कुछ अजीब लग रहा है। सपना मैंने तुझे बोला नहीं था, बट रात के समय में ना सोते मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई नाच रहा है, मतलब कोई औरत या लड़की, मतलब कोई नाच रही है, क्योंकि उसके घुंघरों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। तो यहाँ पर कोई आसपास क्वार्टर तो कि छोटे होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल सटे होते हैं, तो कोई आसपास कोई ऐसी लड़की है जिसको कोई नाचने वगैरह का करती है? कहती नहीं आसपास तो मैं सबको जानती हूँ और हमें तो कभी आवाज़ नहीं आई। कहती ये कैसे हो सकता है? कहती भी मैं तो नहीं कह सकती, हमें तो कोई आवाज़ नहीं आई। तो फिर अब निशा को उसके जीजा जी भी समझाते हैं, ये भी समझाती है सपना की दीदी रुक जाओ, लेकिन वो मानती नहीं। वो कहते नहीं मेरे बेटे का सवाल है, मुझे मुझे खुद ही नहीं यहाँ पर ठीक लग रहा। तो बेटा भी कुछ अजीब सी तरीके की हरकतें कर रहा है जो कि ना ही सिर्फ मेरी समझ में आ रही हैं और इनकी समझ में किसी की नहीं आ रही। अब क्या होता है कि ये चले जाते हैं। थोड़ा सा इनको बुरा भी लगता है कि भाई बड़े चाव से आए थे और अभी तो अच्छे तरीके से मिले भी नहीं थे और ये चले गए। खैर नीतीश से बात करती है सपना की, मुझे कुछ यहाँ पर ना ठीक नहीं लग रहा, आपको कुछ क्वार्टर में ऐसा महसूस होता है? तो नीतीश कहता है कि यार मुझे तो कभी ऐसा नहीं हुआ, और वैसे भी मैं सारे दिन काम करके थका होता हूँ, रात के समय में आकर तो मुझे कोई होश ही नहीं होती, खाना खा के सोने की करता हूँ, आप जानती हो। सपना कहती है कि वो भी बात ठीक है, जैसा दीदी बात कर रही थी कि घुंघरू की आवाज़ आती है और आपको पता है आसपास तो कोई है नहीं ऐसा जो नाचे गाने का काम करता हो। कहते हैं हाँ ये भी बात ठीक है, फिर भी किसी से पूछ लो, कोई जैसे होता है ना स्कूल में क्लासेस होती है नाचने की, तो कोई रात के समय में कहते हैं नहीं मुझे पक्का पता है, और बात ये नहीं है कि कोई आसपास है, बात यह है कि अगर उसको आवाज़ आ रही थी निशा को तो हमें भी तो आनी चाहिए थी ना, आपको कभी आवाज़ आई? कहते हैं ना मुझे तो नहीं आवाज़ आई। तो फिर, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा ये था कि ये रुचि कौन है? भाई ये तो जो एक छोटा सा बच्चा है, अनभिज्ञ बच्चा बच्चा है, भोला सा बच्चा है, वो ऐसा क्यों करेगा? ये बात दोनों की समझ में नहीं आ रही थी। खैर अब कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सपना को एक आवाज आती है, घुंघरों की आवाज,
और ये घुंघरू की आवाज कोई चलने फिरने की आवाज नहीं थी, जैसे कोई घुंघरू डालकर नाच रहा है। एक लय में थी, एक सुर में थी, इस तरीके की आवाज थी। अब जब ये आवाज सुनती है सपना, और वो एकदम से उठती है कि ये आसपास किसकी आवाज आ रही है। महसूस हो रहा होगा कि हो सकता है कि कोई नाचने का काम करता हो, क्लासेस वगैरह लेता हो स्कूल में, तो मुझे ही नहीं पता होगा, लेकिन आज तो मुझे ये आवाज स्पष्ट आ रही है। अब ये नीतीश को उठाती हैं, लेकिन नीतीश तो घोड़े बेचकर सो रहा था। दो तीन बार उसको हिलाती हैं कि उठिए, आपको भी आवाज आ रही है, लेकिन बिल्कुल नीतीश ऐसे सो रहा था जैसे उसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया हो, तो बेहोशी था एक किस्म का। सपना को भी लगता है कि ये थके टूटे आए हैं, अब सुबह फिर ये जाएंगे काम पर, तो मैं इनको क्यों परेशान कर रही हूँ, मैं देखती तो हूँ बाहर जाके कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। अब ना ये आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जैसे जो गलियारा छोटा सा होता है बालकोनी टाइप का, वहां से बार बार इधर उधर आवाज आ रही थी। अचानक से जो कमरा था ना, अब कमरे के बीच में थोड़ी सी दरार थी, उसको ऐसा महसूस होता कमरे के बाहर से कोई गया। एकदम से सपना डर तो जाती है, लेकिन उसको था कि कोई शायद आसपास का ना हो, और ये इस समय भाई क्यों नाच रहा है या नाच रही है। तो भाई मैं उसको जाके कहती हूँ कि ये कोई टाइम थोड़ा है, क्यों परेशान कर रही हो। अब ना ये जो इनका बाथरूम था ना, वो उस गलियारे के साइड पे था, यानी कि इनको बाहर से होकर जाना पड़ता था। अब ये क्या करती हैं, दरवाजा खोलती हैं, और इनको ना एक परछाई सी नजर आ रही थी बाथरूम के अंदर की तरफ जाती। अब ये धीरे धीरे बढ़ रही थी कि ये कौन आ रहा है हमारे बाथरूम में, और ये चल क्या रहा है। वैसे तो क्वार्टर्स सेफ थे, रेलवे के क्वार्टर्स थे, कोई सिक्योरिटी का ऐसा कोई चक्कर नहीं था। जो भी होंगे लोग क्वार्टर्स के ही होंगे, कोई मजाक तो नहीं कर रहा मेरे साथ। क्योंकि कुछ दो तीन लड़कियां थी आसपास रहती थी जो इस सपना के साथ मजाक, हंसी मजाक करती रहती थी, तो कोई ज्यादा ही एक्सट्रीम में तो नहीं कर रहा। अब ना ये बाथरूम की तरफ जा रही थी, और जैसे ही बाथरूम के हालात देखती है, उसके बाद तो अगले दिन ही जाग खुलती है। इनको उठाया जा रहा था, जैसे ही उठती हैं ये हॉस्पिटल में थी। इधर उधर देखती हैं और पूछती है, मैं यहाँ कैसे पहुंची, और वो कौन थी। ये कहते हैं, नीतीश किसकी बात चल रही है, क्या हुआ। तो कहते हैं कि मैं ही हॉस्पिटल कैसे पहुंची, ये बताओ। तो नीतीश कहते हैं, अरे भाई मैं सुबह उठा हूँ 5 बजे, तुम थी नहीं, तो मैंने देखा होगी रसोई वगैरह में, लेकिन तुम वहां पर भी नहीं थी। तो फिर मुझे लगा कि हाँ बाथरूम में होगी। तो कुछ देर मैंने वेट किया कि ठीक है अब आ जाएगी अब आ जाएगी, लेकिन मैंने सोचा कि क्या हुआ। फिर मैं जब बाहर जाके देखता हूँ बाथरूम में, तुम्हें देखता हूँ तुम तो बाथरूम में गिरी पड़ी थी। मैं डर गया, जल्दी से मैं हॉस्पिटल तुम्हें लेकर आया। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वीकनेस हो सकती है, वीकनेस की वजह से तुम बेहोश होकर गिर गई होगी। तो कहती नहीं, ये कारण नहीं था। तो कहता फिर, कहती मैं घर जाके बताऊंगी। खैर तब तक रिपोर्ट्स वगैरह आ जाती है, कुछ ऐसी कोई बात थी नहीं, और डॉक्टर कहते हैं कि आप इन्हें लेके जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जब घर लेकर आया जाता है तो फिर सपना कहती है कि इस घर में ना पक्का कुछ है। मुझे मुझे पहले मुझे भी विश्वास नहीं आ रहा था, लेकिन जो मैंने कल देखा है उसके बाद तो मैं पक्का कह सकती हूँ कि कुछ ना कुछ समस्या है। तो नीतीश कहता हुआ क्या, बताओ तो सही। फिर सारी बात बताई सपना ने कि ऐसे ऐसे मुझे आवाज आ रही थी, मैं तो आपको उठा रही थी, आप उठ ही नहीं रहे थे। मैं घर के बाहर गई, बाथरूम में गई, तो वहां पर मुझे एक औरत औरत थी, तो औरत लेकिन टुकड़ों में। उसका सर कहीं पर, उसके पाँव कहीं पर, उसकी बाजू कहीं पर, कटी फटी हालत में। आंखें उसकी खुली हुई थी, बड़ी भयानक लग रही थी। बस मुझसे तो ना आवाज निकली कुछ, मैं तो बस शायद बेहोश होकर गिर गई, जो आप बता रहे हो। उसके बाद तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। अब जब ये नीतीश सुनता है ना बात, और ये सुनकर ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ता है। वो कहता है, देख बात ऐसी होती है कई बार इंसान ना, तुम, जहां तक मुझे लगता है मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ होगा। तुम नींद में उठकर गई होगी, अचानक तुम्हें नींद में ही सपना आया होगा, जैसे तुम्हारी आंख खुली होगी तुम्हें ये महसूस हुआ होगा, और तुम गिर पड़े। अब सपना के पास इस बात का कोई जवाब भी नहीं था, क्योंकि इस तरीके की एक्सट्रीम कंडीशन कि बाथरूम में कोई ऐसी लाश पड़ी हुई है कटी फटी हालत में, सपना भी इस चीज को जस्टिफाई तो कर नहीं सकती थी कि भाई हाँ या ना, आवाज तो उसको आई थी, क्या ये सब कुछ चल रहा है, क्या मैं सच में नींद में चलती हूँ, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अगर मैं नींद में चली तो हो भी सकता है कि जो नीतीश बात कर रहे हैं वो सच होगी। अब फिर से बात आई गई हो जाती है। कई बार रात को सपना को वो घुंघरू की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन सपना अपने पति के सीने से लिपट कर
सो जाती थी, वो दरवाजे की तरफ ध्यान भी नहीं देती थी। अब क्या होता है कि धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा था कि जो सपना है उसकी जान पहचान लड़कियों से बढ़ती जा रही थी, उसका कारण यह है कि सपना थोड़ा सा सिलाई का काम भी जानती थी। तो फिर नीतीश ने उसको मशीन ला कर दे दी थी। तो क्वार्टर्स काफ़ी बड़े क्वार्टर्स थे, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है जो ये फिरोजपुर का क्वार्टर एरिया है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये हब है नॉर्दर्न रेलवे का, फिरोजपुर, दैट्स वाई। तो एक बार क्या होता है कि एक महिला आती है और कोई सूट वगैरह सिलाना होगा। तो धीरे धीरे इन दोनों की अच्छी जान पहचान हो जाती है, अब बढ़िया जान पहचान हो जाती है। और फिर क्या होता है कि एक दूसरे के घर क्वार्टर में आना जाना हो जाता है। अब जो उस औरत के ससुर थे ना, उस औरत के जो ससुर थे वो आमतौर पर रहते थे ज़्यादा तीर्थ यात्रा में। तो जब भी सपना इनके घर जाती थी तो कभी भी ससुर के साथ मेल जोल नहीं हुआ था, मिला कभी नहीं गया था उनसे। लेकिन एक बार क्या होता है कि एक बार ये सपना जाती है उनके घर, मतलब कुछ सूट वगैरह दिया होगा, उसकी वापसी मतलब करने जाती है कि हाँ बन गया, तो मैं चलो सोचा कि चाय पी जाती हूँ, वापस दे भी जाती हूँ। अब ना उसके ससुर को ना सपना बड़ी अच्छी प्यारी सी लगती है, जैसे अपनी अपनी बेटी को, क्योंकि उनकी अपनी बेटी नहीं थी। तो उनको ना बड़े, जैसे जब वो अ, प्रणाम करती हैं तो सहलाती हैं, तो उनको बड़ा ऐसा लगता है कि जैसे उनकी अपनी बच्ची है। तो और पूछते हैं कि अच्छा बेटा, हाँ, कब से रह रही हो यहाँ पे? तो कह रहे हैं कि हमें तो अभी कुछ महीने हुए हैं। अच्छा अच्छा। और पहले कहाँ पे थी? तो फिर सारा बताती हैं कि ऐसे ऐसे इनके पति थे, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, बड़ी मेहनत से उन्होंने सब कुछ ऐसा अपनी नौकरी पाई और अब हम रह रहे हैं। तो फिर पूछते हैं कि बेटा यहाँ पर आसपास तो तुम्हें कभी देखा नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली थोड़ा हमारा क्वार्टर दूरी पर है। अच्छा अच्छा। तो अब वो पूछती हैं कि क्वार्टर का नंबर क्या? अब नंबर तो नेचुरली मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि आज भी वो क्वार्टर तो हो गई। अब जैसे ही क्वार्टर का नंबर वो लेती हैं, तो अचानक से उनके माथे पर शिकन साफ तौर पर नजर आ रही थी, उस लड़की के ससुर की तरफ। ये कहते हैं कि बाबूजी क्या हुआ? कहते तुम उस क्वार्टर में कब से रह रही हो भला? तो कहते हैं कि कुछ महीनों से। अच्छा, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, मतलब पाठ पूजा करती हो ना बेटा? कहते हाँ करती हैं। ठीक है ठीक है। इनको ना बड़ी अटपटी सी लगती है बात की, ऐसे अंकल बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन पहली बार मिली थी, अब ये ज़्यादा सवाल जवाब कर भी नहीं सकती थी, है ना। तो इसलिए फिर ये सोचते हैं कि ठीक है, कभी फिर मैं पूछूंगी इससे। जो लड़की थी उसका नाम था माधुरी। तो माधुरी से मैं पूछूंगी कि बात क्या हुई, तुमसे कोई बात हुई? अब ना माधुरी भी पास में थी, तो उसको भी कुछ अजीब तो लगता है, लेकिन वो उस समय सामने कुछ बात करती नहीं है। खैर क्या होता है कि उसके बाद ना माधुरी उसके घर नहीं जाती, सपना के घर नहीं जाती। इस बात को 20-25 दिन बीत जाते हैं। सपना को महसूस होता है कि माधुरी इतने दिन हुई नहीं, हो गए हैं, आई नहीं है। तो मैं उसके घर जाती हूँ, और काम में इतना कुछ उसको ध्यान में भी नहीं रहा था कि दादाजी ने ऐसा बिहेव क्यों किया था। तो इसलिए फिर वो जाती हैं कुछ दिनों बाद, लगभग महीने बाद ही। तो माधुरी देख के बड़े खुश होती है। तो सपना शिकायत करती है, अरे नकली खुशी दिखा रही है, इतने दिन तो हो गया, आई तो है नहीं। तो सपना भी कहती है, माधुरी भी कहती है कि तुम भी तो आ सकती थी। तो कहती चलो मैं आ ही गई हूँ। अब चाय वगैरह पीती हैं, तो फिर अब सपना जो मेन बात करने आई थी उस बात को छेड़ देती है। सपना कहती है माधुरी तुझसे एक बात मैंने करनी थी। तो माधुरी कहती है हाँ करो। वो कह रही थी कि तुम उस दिन के बाद आई नहीं जब अंकल ने बात की थी। जैसे ही क्वार्टर का नाम सुना तो एकदम चुप से हो गए थे। तो उसके बाद तुम आई नहीं, तो कुछ बात हुई है? अब माधुरी कहती है कि देख, मैंने पूछा तो था सपना, लेकिन मुझे ना कुछ सही नहीं लगा कि मैं तुमसे बात करूं या ना करूं। अब पता नहीं क्या उस बात में कितनी सच्चाई है, और पता नहीं, मैं मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं तुमसे वो बात करूं या ना। अब पूछती है कि बता तो सही है क्या बात? तो माधुरी कहती है कि देख, प्लीज इसको ना अ, दिल पर नहीं ज्यादा लेना, और दिमाग पर तो बिल्कुल नहीं लेना, मतलब सोच में नहीं अपनी लाना, क्योंकि तुझे पता है बुजुर्ग लोग होते हैं, ऐसे बातें करते रहते हैं। वो कहती बता तो सही क्या बात है। तो वो कहती है कि इस क्वार्टर में आज से, जब ये जो इसके ससुर थे ना, ये भी रेलवे में नौकरी करते थे, फिर बाद में इनके बेटे की भी रेलवे में नौकरी लग गई। तो जो इस क्वार्टर में, जिस क्वार्टर में माधुरी अभी रह रही थी, ये काफी समय से रह रहे थे।
तो इन्हें तकरीबन, ये नहीं कह सकते कि सबसे पुराने लोगों में से एक थे। तो इन्हें तकरीबन सारे क्वार्टर्स का पता था जो परिवार रहे होंगे। अब कहते हैं कि यहाँ पर आज से ना कुछ साल पहले एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, जैसे तुम रहते हो। अब हस्बैंड तो जैसे रह तुझे पता है रेलवे का एम्प्लॉय था। उसकी जो वाइफ थी ना, उसकी वाइफ को डांस का बहुत शौक था। और वो शायद कथक या कुछ इस तरीके का डांस करती थी घुंघरू डालकर। अब सपना जैसे जैसे सुन रही थी, उसकी आंखें खुलती जा रही थी, बड़ी होती जा रही थी कि भाई ऐसी आवाज तो मुझे आती है, लेकिन वो बात को पूरा होने देती है। अब वो कहती है कि उसके पति को ये पसंद नहीं था, लेकिन समहाउ बहुत ज्यादा वो टोका टाकी भी नहीं करता था, बड़ी सुंदर थी और कई लोगों की नजर भी थी। अब क्या होता है कि एक बार क्या हो रहे होते हैं कि इन्होंने शराब शुरू पी होगी बंदों ने, तो कहीं लड़ाई होगी तो कुछ जो आदमी थे उन्होंने कह दिया इसकी पत्नी के बारे में कि अरे तू तो नचनी के साथ रहता है, पता नहीं वो कितने लोगों के साथ अफेयर होगा उसका, इनका तो काम यही होता है, जो बुरे वर्ड हो सकते हैं उसने कह दिए। अब चलो ये तो लड़ाई झगड़ा करके वापस आ गए घर में, और इसी दिन घर पे आके उसने कहा कि तुम आज के बाद नहीं नाचोगे। अब वो कहती है कि कारण, तो ये ऐसे बोलने लगा कि लोग तुम्हारे बारे में ऐसे बात करते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो कहती है कि भाई मुझे इससे थोड़ा मतलब, अब लोगों के कहने से मैं बंद कर दूंगी, जो बात ठीक ठीक भी थी। अब जैसा मैंने कहा कि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी, उसकी वजह से अब इनमें लड़ाई होने लग पड़ी। फिर क्या होता है कि एकदम से सब शांत हो जाता है। अगले दिन उस आदमी का कोई नामो निशान नहीं था कि वो कहाँ पे क्या, ड्यूटी पर भी हाजिर नहीं था। हम भी जानते थे, कुलीग था हमारा। तो भाई ये तो हो गया। देन उसके बाद एक दिन बीता, दो दिन बीता, जब ऐसा हुआ तो उसके क्वार्टर के पास जाया गया, और उसके क्वार्टर के आसपास काफी बदबू आ रही थी। बाहर ताला लगा हुआ था, लेकिन जब बाथरूम के पास जाया गया तो वहां पर उसकी पत्नी के लाश के टुकड़े पड़े थे। ये जब सुनती है सपना, तो उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कंपकपाती हुई आवाज में पूछती है, माधुरी, अंकल ने बताया कि उस लड़की का नाम क्या था? तो माधुरी कहती है, हाँ बताया ना, रुचि था शायद। जैसे ही वो ये बात सुनती है तो बस मानो जैसे काटो तो खून नहीं, सन की सन रह जाती है। रुचि? हाँ, तुम जानती तो उसे? नहीं। तो फिर उसके बाद फिर वो बताती है जो उसने, यानी कि राहुल पहले कैसे इशारे कर रहा था, और उसके बाद जो उसने बाथरूम में देखा था जब वो बेहोश हुई थी। सब कुछ ऐसा नहीं था कि पहले माधुरी ने बात की और उसके बाद उसको हेलुसिनेशन हो गया होगा। उसको पहले वो सब कुछ देख लिया था, उसके बाद माधुरी ने जो बताया हूबहू वो मिलता था। डांसर थे, कटी हुई बॉडी, नाम था रुचि, जो राहुल ने पुकारा था। अब जब माधुरी को ये बात पता लगी तो माधुरी भी एकदम थर थर कांपने लगी थी कि क्या ये सच में जो बाबूजी बात कह रहे थे सच में थी ये बात? सच में थी बात वो। अब तो बस कोहराम मच गया था। अब इंतजार हो रहा था नीतीश के आने का। जैसे ही नीतीश घर में आते हैं, उनको सारी बात बता दी जाती है कि भाई ये सब कुछ हुआ है, और मतलब मैं तो नहीं रह सकती यहाँ पे। अब नीतीश कहते हैं कि देखो भाई, मैं इतनी मेरी तनख्वाह नहीं है कि मैं कहीं रेंट पे रह सकूं, और ये सारी बातें होती हैं, ऐसा कौन आजकल होता है, जो भी वो कह सकते थे डिफेंड में, लेकिन रुचि नहीं मानी। अब बहुत ज़्यादा समस्या हो चुकी थी, तो ये डिसाइड करते हैं। नीतीश कहते हैं कि तू चल ऐसा कर, मुझे ढूंढने में कुछ दिन तो लगेंगे ना, अब एकदम तो मैं नहीं कर सकता, और कोई क्वार्टर है भी नहीं। अगर मैं किसी और दूसरे क्वार्टर की दरख्वास्त भी दूंगा, क्वार्टर कोई खाली पहले देखेंगे होगा, उसके बाद फिर वहां पर एलोकेशन होगी। चल तू ऐसा काम कर, तू मायके चली जा, 2 4 दिन, 5 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितने दिन तू नहीं रहना तू रह। और ऐसा कर, जो पास का पीसीओ इनके पास था तो नंबर वगैरह था कि हाँ इससे बात करेंगे, और जो भी इनके उस क्वार्टर में पीसीओ भी लगा हुआ था, तो मैं तुझसे बात करूंगा, अगर कोई होगा तो मुझे, वो कोई अर्जेंट बात होगी तो पीसीओ वाला मुझे बता देगा। ये सब कुछ होता है, और उसके बाद सपना है चली जाती है अपने मायके। अब क्या होता है कि एक दिन सपना को पीसीओ वाले का फोन आता है, दूसरा दिन होता है शायद, दूसरा या तीसरा दिन, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद तीसरा दिन होता है। तो लेकिन शायद दूसरा दिन ही होता है, फिर भी कंफर्म नहीं हूँ मैं।
तो क्या होता है कि वो पीसीओ वाला आता है कि दीदी वो आपका फ़ोन आया क्वार्टर से। तो वो खुश हो जाती है कि इनके हस्बैंड का फ़ोन होगा। अब सपना भागी भागी जाती है और वहाँ से आवाज़ आ रही होती है किसी लड़की की। तो ये कहती है, हाँ जी बताइए। तो माधुरी की आवाज़ आती है, सपना। अरे माधुरी, हाँ बोलो माधुरी, मुझे लगा कि इनका फ़ोन होगा। हाँ हाँ, नहीं मैं बोल रही हूँ। अरे तेरी आवाज़ बड़ी मुरझाई मुरझाई है, क्या बात है? तो कहती, हाँ वो तू कब आ रही है वापस? तो सपना कहती है, अरे अभी तो घर ढूंढेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे ना कितने दिन लगते हैं। वैसे हफ्ता तो रुकूंगी मैं। तू आ सकती है? तो कहते, क्या हुआ? नहीं वैसे मैंने कहा तू तू आ जा। तो कहती, हुआ क्या, मुझे बता तो सही, मुझे मुझे डरा ना माधुरी, बता तो सही क्या हुआ। अब माधुरी रोने लग पड़ी है। सपना, नीतीश नहीं रहे। क्या? बस ये सुनना था, बस यही क्या निकला, और सपना गिर पड़ती है। अब पीसीओ वाला फोन उठाता है, माधुरी उसको सारी बात बताती है। फिर तब तक ससुराल जो उनके मतलब मायका था, वहाँ सारी बात पता लग जाती है, और पता लगता है कि नीतीश की लाश बाथरूम में पड़ी मिली। मौत का कारण हार्ट अटैक। लेकिन क्या सच में मौत का कारण हार्ट अटैक था? यह सिर्फ जानती है सपना, माधुरी और उसके ससुर कि असल में मौत का कारण क्या था। वो रुचि नीतीश को अपने साथ ले गई। नीतीश ने देरी कर दी। अगर वो अपनी पत्नी की बात को मानकर उसी समय छोड़कर कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता, तो शायद वो आज जिंदा होता। इस चीज का दर्द सपना को सारी उम्र रहेगा। उम्मीद करता हूँ किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं हम अगले किस्से की ओर। जो अगला किस्सा है वो है कुछ ऐसे बाइक राइडर्स का जिन्हें मजाक करना बहुत महंगा पड़ा। बहुते का मतलब बहुत महंगा पड़ा। लेकिन कहते हैं कि किस्मत इंसान को सुधरने का मौका जरूर देती है। इसी वजह से शायद मैं ये नहीं कह रहा हूं, पक्के तौर पर हो सकता है कि वो आज भी उस दंश को झेल रहे हो जो मजाक उन्होंने कुछ साल पहले किया था। लेकिन कौन है ये बाइकर, कहाँ पर ये जाते हैं, क्या होता है इनके साथ? चलते हैं इस किस्से की ओर, लेकिन उससे पहले कमेंट ऑफ द डे पढ़ लेते हैं, जो कि छोटा सा पार्ट है। देखते हैं आज का जो कमेंट है वो क्या है, सुजेशन है, अप्रिसिएशन है, या फिर कुछ ऑब्जर्वेशन है। तो लेट्स गो टू कमेंट ऑफ द डे। आज का जो कमेंट ऑफ द डे है वो है शांतनु सिंह 8668 कह रहे हैं, जो कि शायद कमेंट ऑफ द डे को लेकर ही है, कि भाई अब मिडल ऑफ स्टोरी जो रिक्वेस्ट करते हैं वो मत करो प्लीज। अब पूरी की पूरी फील खत्म कर देते हो, बुरा मत मानो, पर रिक्वेस्ट है शुरू या एंड में करो प्लीज। देखिए भाई, आपका ये सुजेशन है, शुरू में करने का मुझे कोई तुक लगता नहीं है। उसका कारण यह है कि लोग कहानी सुनने आते हैं और स्टार्ट कहानी से करना ही सबसे बेहतर रहता है। मिडल में करने का ये कारण है कि अब जो कमेंट ऑफ द डे है, कई लोग भाई एंड तक नहीं जाना चाहते, उनको होता है कहानी खत्म हो और बंद करें। मिडल में रखने का ये फायदा है कि, या कारण ये है कि जो जिनको होता है कि जैसे अब आपका कमेंट, ये लेट्स मैं अब आपका कमेंट लूंगा। अब जैसे मैं कहूंगा कि आज के किस्से में मैं कमेंट ऑफ द डे बोलूंगा, तो सबके दिमाग में एक बात तो होगी ना कि अगर मैंने कमेंट किया है तो हो सकता है मेरा कमेंट हो। तो फिर वो जो एक एक इच्छा होती है जो, या एक एक होती है दिमाग में चल रही होती है बात, वो खत्म हो जाती है। और मुझे नहीं लगता कि 1-2 मिनट से कहानी का रिदम खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने कई ऐसे बड़े बड़े चैनल्स देखे हैं जो कहानी के बीच में कई अजीब तरीके की बातें करते रहते हैं, लेकिन लोग फिर भी कहानी सुनते हैं। हर एक का इंडिविजुअल रीजन होता है, तो दैट्स वाई। लेकिन कोई बात नहीं, इस पर भी गौर करेंगे। देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर तो क्योंकि हमारे पास तो सारा एनालिटिक्स होता है ना, अगर पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मानो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर मुझे डिप, हर स्टोरी में डिप नजर आना शुरू हुआ, तो नेचुरली बात है लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन ना आया तो फिर देखिए अब क्या होता है कि ये आपकी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हो सकती है, सबकी तो नहीं हो सकती। तो और मुझे क्या होता है कि मुझे सबकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से चलना होता है। तो लेट्स सी। लेकिन थैंक यू फॉर योर ऑब्जर्वेशन, दैट्स वाई दैट इज द कमेंट ऑफ द डे, क्योंकि आपने एक सुजेशन दी, और आपकी जो सुजेशन है उसको मैं गौर मैंने कर लिया। लेकिन फिर मैं एनालिटिक्स के हिसाब से काम करूंगा, कि देखूंगा कि कितना ये सक्सेसफुल हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो ठीक है, एंड में जाएंगे।
खैर अब हम बढ़ते हैं किस्से की ओर। जैसा मैंने कहा कि ऐसे बाइक राइडर्स जो थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा ही बदतमीजी पर उतर आए थे, और उनके साथ हुआ क्या। अनिकेत बेसिकली मेरठ का रहने वाला है, और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बाइकर्स का ग्रुप बनाया था। ये अलग अलग जगहों पर घूमना पसंद करते थे, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों पर। अब क्या होता था कि इनके जो ग्रुप था उसमें मैक्सिमम मतलब 8 लोगों का ग्रुप था, सबकी अपनी अपनी बाइक थी। लेकिन कभी कभी हर कोई तो जा नहीं सकता था, तो कभी ये 3 जनों का ग्रुप जाता था, कभी 5 जनों का, कभी पूरा ग्रुप भी जाता था। इस बार तकरीबन कुछ 5 जनों का ग्रुप बना था। इस बार इन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि ये बाइक पर जो लोह घाट है उत्तराखंड का, उससे आगे की तरफ का जो सफ़र है वो तय करेंगे। और वो काफ़ी दुर्गम सफ़र है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तंग सकरे रास्ते हैं। तो उस हिसाब से इन्होंने अपनी सारी तैयारी वगैरह शुरू की, और बजट वगैरह का भी सारा इन्होंने ध्यान रखना होता था। तो एक इनको लोकेशन मिली थी वहाँ पर, जहाँ पर एक ये आप कह सकते हो कि एक हटनुमा थी, और ऑनलाइन इनको रेफरेंस मिली थी कहीं से। और वहाँ कर उन्होंने बात की कि भाई हम ऐसे 4 या 5 दिन के लिए रुकेंगे, और हब ये होगा, और उसके बाद हम हर रोज़ अलग अलग जगहों पर जाएंगे। और इसके अलावा जब भी हम यहाँ पर आएंगे तो हमें खाने वगैरह का आप बता दीजिए। तो उस जो ओनर था उसने कहा कि देखिए जो ये जगह है ये बेसिकली गांव से भी कटी हुई है, शहर तो बड़ी दूर की बात है। आप समझ सकते हो कि तकरीबन तकरीबन आसपास के इलाके में सिर्फ यही एक हट है। तो जो यहाँ का केयर टेकर मैंने अपॉइंट किया हुआ है वो तकरीबन 8:30-9 बजे तक चले जाता है। आप उससे पहले जो मर्जी खाना बनवा लीजिए, जैसा मर्जी कुक वगैरह करवा लीजिए। उसके बाद वो वहाँ से चला जाएगा, और वो सुबह तकरीबन 8 बजे के बाद आएगा। एक चाबी उसके पास होगी, एक चाबी आपके पास होगी। और जो भी आपने, जब आप बाहर जाएंगे आप फ़ोन पर उसको बता सकते हैं कि हमारे लिए ये जो रेडी कर देना, वो कर देगा। लेकिन टाइम की बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसा नहीं है कि भाई आप उसको कहेंगे रुक जा थोड़ी देर, वो नहीं चलेगा। कहते ठीक है जैसा आप कहें। अब जो रेट था वो इतना कम था रेट, कि इनको लगता है कि भाई ये तो बड़ा सिस्टम ठीक है, और हमारा बड़ा अच्छा बजट में फिट बैठ जाएगा। अब अनिकेत अपने दोस्तों से बात करता है, प्रोग्राम सारा तैयार हो जाता है। अब मेनली जो ये 5 जने थे, 5 जनों में से अब ये चल पड़ते हैं उस रास्ते की ओर। जैसे मैंने कहा कि बड़ा दुर्गम रास्ता आगे जाके आता है, लो घाट के भी इन्होंने आगे जाना था। उसके बाद फिर जब ये उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, जैसा कि मालिक ने कहा था कि मैप वगैरह तो उन्होंने लगाया था कि वो लोकेशन बड़ी कटी सी जगह पर थी। कहने का मतलब वो शहर के पास तो दूर की बात, गांव किसी के पास में नहीं थी, जंगल में अंदर जाकर थी। लेकिन इनको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आसपास कोई शायद नदी बह रही थी, नदी का पानी की आवाज़ आ रही थी। और जब ये पहुंचते हैं तो तब इन्होंने फ़ोन पर बता दिया होता है सारा उसको, केयर टेकर को, कि हमें ये बना कर दे दो। और तब तक वो बिल रेडी रखता है कि आपका इतना बिल हो गया। और जैसे ही केयर टेकर देखता है कि ये आ गए हैं, तो फिर वो जल्दी से जाने की करता है, अंधेरा हो चुका था। इनको बड़ा अजीब लगता है कि भाई कुछ देर बैठ जाता, खाना वगैरह खा लेता। उसको ऑफर भी करते हैं कि भाई ड्रिंक वगैरह भी है, देख ले अगर इच्छा है। तो कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो कोई इच्छा नहीं है। वो जैसे ना बड़ी हड़बड़ाहट में था कि रात के समय में यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, और वो भी जब 5 जने हैं, तो ऐसी क्या बात है। अब अनिकेत लीड कर रहा था। ये जब रूम्स वगैरह देखते हैं, बड़े बड़े रूम थे, बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई ठीक है। एक हॉल टाइप बना हुआ था। वो कैसे था कि जो बेसिकली रूम्स और किचन थे ना, वो थे नीचे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे एक हॉल टाइप था, जहाँ पर एक कमरा भी था और एक बड़ा हॉल था जहाँ पर ये आराम से बैठकर अपना कार्यक्रम कर सकते थे। अब ना ये अपना कार्यक्रम करना शुरू करते हैं, और उनमें से एक दोस्त होता है जिसका नाम था अंश। अंश कहता है कि भाई मैं ना बाइक चला चला कर थक गया हूँ, तुम ऐसा करो, तुम अपना करो कार्यक्रम, और मैं थोड़ी देर सो लूँ, आधा एक घंटा। तो फिर तुम मुझे ना फ़ोन करके उठा देना, तो मैं आ जाऊँगा, ज्वाइन कर लूँगा। तो कहता है ठीक है भाई। और इनको पता था कि अंश है वो टायर्ड बड़ी जल्दी हो जाता है, और इसका हर बार का ही होता है। तो अंश अब सोने चला जाता है। तो 15 मिनट बीतते हैं, 20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, तकरीबन तकरीबन 2 घंटे हो जाते हैं। अब रात को 12 बजे का टाइम हो चुका था। अब ना अनिकेत पूछता है कि भाई ये अंश कहाँ पे रह गया। तो जो दूसरा दोस्त था समीर, वो कहता है कि भाई वो तो गहरी नींद सो रहा होगा। तो कहता नहीं नहीं फ़ोन मार उसको भाई, उसको कोई ख़त्म हो जाएगी दारू, नॉन वेज वगैरह जो भी उन्होंने बनाया था सब खत्म हो जाएगा, बाद में मत कहियो। अब वो उसको फ़ोन लगा रहा था, लेकिन फ़ोन उसका लग नहीं रहा था। मे भी नेटवर्क इशू होगा, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो अनिकेत समीर को कहता है कि जा भाई उसको लेकर आ। अब समीर कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। जो वो रूम था ना,
वो जो रूम था वो बालकोनी के साथ अटैच था, किचन वगैरह भी नीचे ही थी वैसे। अब समीर जाता है, अंश को आवाज लगाता है, अरे भाई उठ जा। अब देखता है वो दरवाजा खुला था, आसानी होगी कि खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सीधा अंदर जाके देखता है। वो क्या देखता है कि अंश बालकोनी की तरफ खड़ा हुआ है, और बस पता नहीं क्या निहार रहा है। आगे तो बिल्कुल अंधेरा था, इतना गुप अंधेरा था कि आगे हाथ को हाथ नजर ना आए। और वो कहता है, अरे भाई क्या देख रहा है, अरे अंश जल्दी ऊपर आ यार, सामान खत्म हो जाएगा, बाद में मत कहियो। अब क्या होता है कि वो ना बड़ा ऐसे अजीब से तरीके से घूमता है, जैसे कोई पुतला रोबोट होता है ना, रोबोट कह सकते हैं, घूमता है ना, कोई एक्सप्रेशंस, आंखें खुली। धीरे 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 वो आकर बेड पर बैठ जाता है। बेड पर बैठकर ऐसे ही करके उसकी तरफ देख के हंसना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो हंसता है उसकी तरफ देख के, उसके दांत बिल्कुल काले होते हैं। अब ये जब देखता है अंश की तरफ समीर, तो उसके हक्के बक्के वो हो जाता है कि भाई ये क्या मैंने देख लिया, और जल्दी से वो भागा भागा जाता है, अरे भाई इसको क्या हो गया, देखो क्या हो गया। अब जैसे ही वो अंदर जाता है, यानी हॉल में अंदर जाता है, तो वो देखता है कि अंश वहां पर बैठा हुआ उनके साथ हंस खेल रहा है। अंश कहता है, अरे कहाँ चल गया था भाई, मैं तो आ गया हूँ, तू किसको लेने चला गया था। तो कहता है, यार तू यहाँ पे हो तो फिर वहां पे कौन है। तो अनिकेत कहता है, भाई किस कहाँ कौन सी जगह बात कर रहा है। कहता भाई इसके रूम में मैं गया हूँ, ये बड़ी अजीब से हरकतें कर रहा था, और अपने दांत दिखाना। कहता क्या हुआ, अरे दिखा तो सही। अपने दांत दिखाता है, कहता है यार तेरे दांत तो काले थे, और तू पता नहीं कैसे हंस रहा था अजीब से तरीके से। कहता भाई चढ़ गई है क्या। और कहता नहीं यार, मैंने तो इतने पिए भी नहीं है कि मुझे चढ़ जाए। फिर कहता यार पक्की बात है, नीचे हूबहू तेरे जैसा कोई है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। कहता चल जाके देखते हैं। जब जाके नीचे देखा, कोई नहीं था। अब सारे उसको कह रहे थे चढ़ गई भाई, हो गया ठीक है, मान ले भाई, मान ले तुझे नशा हो गया। शायद अब समीर को भी ये भी लगने लगा था कि मुझे भी लग रहा है कि नशा हो ही गया, इसलिए वो सोचता कि चलो यार ठीक है, बात खत्म। अब ना ये अपना ड्रिंक वगैरह करते हैं, खाते पीते हैं, और रात काफी हो चुकी थी, 2 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। खैर अब जो नीचे का रूम था ना, वहां पर 2 बेड थे, मतलब सेपरेट बेड थे 2। और जो ऊपर था हॉल था, वहां पर कोई भी बेड नहीं पड़ा था, और उसके साथ का जो कमरा था वहां पर 3 बेड लगे हुए थे, और इनका पांचों के लिए सिस्टम ओके था। वो मतलब बड़ा था, जैसे किसी ने फैमिली ने रुकना हो तो। अब ये जो समीर है और जो अंश है, इनका पहले ही इन्होंने नीचे अपना सामान रख दिया था, ये नीचे सोने के लिए चले जाते हैं। अब क्या होता है कि रात का समय होता है, और समीर को ना कुछ ऐसा महसूस होता है कि कोई ना चीज बहुत तेज तेज हिले जा रही है। तो समीर यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी करता है, वो ना उसका वैसे ध्यान, यानी कि उसकी जो रिफ्लेक्शन थी वो अंश के बेड की तरफ थी। कंबल उसने ओढ़ा था, वो कोई हिलजुल नहीं करता, वो बड़े अपने धीरे धीरे अपना कंबल ऊपर ऊपर करता है कि ताकि एक आंख से वो देख सके कि चल क्या रहा है। वो क्या देखता है कि वहां पर अंश अपने बेड पर बैठा हुआ था, और बहुत तेज तेज अपना सर हिलाए जा रहा था, और उसके ना बाल बड़े थे, मतलब उसके अंश के बाल बड़े थे, और बहुत तेज तेज, जैसे जिससे को कहते हैं ना माता आई होती है, इस तरीके से हिलाए जा रहा था, हिलाए जा रहा था, और बैठ के खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आ रही थी। अब वो अचानक से खड़ा होता है, अपना बिल्कुल ऐसा सर करता है, और बहुत तेज तेज घुमाना शुरू कर देता है। और जब ऐसा वो कर रहा था, तो उसकी आंखें जो है वो बिल्कुल चमक रही थी, मतलब घूमते घूमते चमकती हुई नजर आ रही थी भाई। कुछ देर तो समीर बर्दाश्त करता है, अब उसके सामने कुछ ऐसा दोस्त ऐसा सीन देख ले अपने दोस्त का, तो भाई वो तो बस, जब उसकी बर्दाश्त शक्ति बाहर होती है, वो जल्दी से कंबल हटा के पूरी स्पीड से कमरे के बाहर भागता है। अपने बाकी तीनों दोस्तों को उठाता है, जिसमें अनिकेत भी था। अरे जल्दी उसको बताओ, देखो क्या हो गया भाई, वो पागल हो गया, क्या किया जा रहा है। अब ये भी भागते भागते आते हैं, और देखता है कि अंश तो बड़े आराम से सो रहा था। अब इसके तीनों दोस्त कहते हैं कि तू पागल हो गया। वो कह रहा है यार मुझे लगता है ये पागल हो गया, ये कर क्या रहा था। अंश को उठाया जाता है, वो कहता है क्या हुआ, उसको कुछ पता नहीं, मैं बड़े सो रहा हूँ आराम से। अब जो ये अपना दोस्त था यानी समीर था, वो कहता है कि भाई मैं तो नहीं सोता इसके साथ इस कमरे में, मुझे अपने कमरे में सुला लो किसी तरीके से। कहता है भाई तुम भी आ जा। अंश को भी कहते हैं ना ना मैं इसके साथ नहीं। अरे भाई हम तीनों हैं, अगर कुछ होगा तो देख लेंगे। खैर वो जो उस रूम में आ जाते हैं, और छोटा रूम था, फिर जो भी उनके बिस्तरे थे बेड के, हॉल में शिफ्ट करके नाइट इनकी हो जाती है स्पेंड। कुछ उसके बाद होता नहीं है। अंश तो पता नहीं अपने आराम से सो रहा था, लेकिन समीर की हिम्मत नहीं होती कि वो दोबारा कंबल उठा सके, वो बस जैसे तैसे करके रात निकल जाती है। अब ना अगले दिन ये प्रोग्राम बनाते हैं कि भाई कहाँ पर घूमने जाना है। अब रात का समय तो भाई उसको याद था समीर को, वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हुआ था। अंश को कुछ इस तरीके का कोई नहीं लग रहा था कि भाई क्या हुआ है। खैर ये ना एक लोकेशन चूज करते हैं, ये देखते हैं कि उस लोकेशन पर ना
नदी है और कुछ कहने का मतलब है कि लग रहा था कि सीनरी है काफ़ी अच्छी है, तो ये उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि ये जब जगह के पास जाते हैं तो बड़ी अच्छी जगह थी, नेचर के बिल्कुल करीब, पानी तेज बह रहा है, लेकिन अचानक से अनिकेत एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो देखता है कि नदी के किनारे एक चिता जल रही होगी, क्योंकि अब वो तकरीबन ठंडी पड़ने वाली थी, हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। और आमतौर पर लोग जो पहाड़ों के हो गए या नदियों के किनारे के लोग, नदियों के किनारे शमशान नहीं होते, परमानेंट शमशान नहीं होते, लेकिन क्या होता है कि उनका सिस्टम ये होता है कि उन्होंने चिता मतलब को आग लगा दी और उसके बाद जो नदी का पानी होता है वो बहा के ले जाता है अस्थियों को, तो एक तरह का अस्थि विसर्जन भी साथ में हो जाता है, जहां तक मेरा ख्याल है। और उसके बाद फिर जब ये देखता है कि अनिकेत, पता नहीं उसके मन में क्या शैतानी आती है, अनिकेत देखता है और वो ना उस चिता की तरफ जाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जाके उस चिता में से एक हड्डी निकालता है, अपने दोस्तों की तरफ देख के कहता है, अरे ये देखो किसी की चिता जल रही है। उसके दोस्त 2 मिनट के लिए डर जाते हैं, अरे क्या कर रहा है, क्या क्यों हड्डी हाथ में पकड़ी है। पानी में हड्डी फेंकते कहता है, लो जी हो गया अस्थि विसर्जन। अब वो तो अपनी तरफ से कूल बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ दोस्तों को ये कूल लगता भी है, लेकिन कुछ को नहीं लगता। कुछ उसको गालियां टाइप निकालते हैं, दिमाग खराब है, ऐसा नहीं करते भाई, ऐसा किसी की मजाक नहीं करते किसी के साथ। खैर अब अनिकेत उस समय मस्ती के मूड में था, ये मस्ती वगैरह करते हैं। और क्या होता है कि रात के समय में ये अब जो रूट था ना, वो बोला जिस रूट से वो आए थे, उसमें कुछ हिस्सा पक्की सड़क का लाइक हाईवे टाइप भी था, और वो कुछ था इन उस लोकेशन से कुछ 30 किलोमीटर के आसपास का था। अब जब ये वापसी करने लगते हैं ना, तो ये देखते हैं कि एक और रास्ता है जो कि लग तो ऐसे रहा है कि शायद वो कच्चे रास्तों से होकर जाएगा, बाइकर्स को क्या चाहिए होता है, लेकिन उसका रास्ता था भी थोड़ा सा छोटा, कंपैरेटिवली उससे छोटा था। अब ये कहते हैं कि भाई हम इसी रास्ते की तरफ चलेंगे। अब मस्ती वगैरह करते करते इनको शाम होने को थी, और इनको ये नहीं पता था कि वो रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए ये बिल्कुल बेधड़क होकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। शाम के समय में ये उस रास्ते को पकड़ लेते हैं, और अब उस रास्ते में कोई भी ढाबा वगैरह क्या आना था, जब वहां पर लोग ही नहीं कम जाते होंगे, लेकिन एक इनकी किस्मत अच्छी थी। और बात ये भी थी कि फोन भी नहीं लग रहा था कि फोन करके कह दें कि हमारे तक खाना बना के रखना, नेटवर्क का इशू चल रहा था। अब ये बस देख रहे थे कि भाई कहीं पर कोई दुकान मिल जाए, और इनकी किस्मत अच्छी थी, दुकान मिल भी जाती है। एक छोटी सी दुकान थी, लाइक मैगी पॉइंट वगैरह होता है वैसा कुछ था, और ये मैगी वगैरह पेट भर के खाते हैं। अब जो वो दुकानदार है वो उनसे पूछ ही लेता है कि आप कहाँ जा रहे हो भैया। तो ये कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे जो लोकेशन थी जहाँ पर इनका फार्म हाउस टाइप था वहाँ जा रहे हैं। तो कहते हैं कि फिर आप किस रास्ते से जाएंगे, कहते हैं ये रास्ता मैप पे। कहते हैं नहीं नहीं सर, यहाँ से मत जाना, आप जो मेन रूट है उसी को पकड़ना है। तो कहते हैं क्यों, क्या हुआ। कहते हैं देखो सर, एक तो ये रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है, और ना जाने पहाड़ों पर बारिश ऊपर हो रही हो और स्लिपरी हो जाएगा, और जो खाई है वहां पर कुछ ऐसा मतलब वो भी नहीं लगे हुए, स्पोर्ट्स भी नहीं लगे हुए कि जहां सर गिरते गिरते इंसान बच जाए। तो आप तो हो भी बाइक पर, और आप इस रास्ते से मत जाइए, और बड़े तिरछे तिरछे मोड़ हैं और वो बिल्कुल खाई है आगे। अब ये कहते हैं कि अच्छा, पर हम तो बाइकर हैं भाई, हम तो, हमें कोई ऐसा डर थोड़ा, हम तो रोज इन रास्तों से जैसे होता है ना हवाबाजी में। अब उनको ना दुकानदार कहता तो सही है 2 दिन बार की, भैया और भी चीजें होती हैं समझिए, अरे जानवर होता है क्या, अरे जानवर के साथ और भी कुछ होता है, आप समझ आइए। ऐसे ही ये मजाक उड़ाने लगे थे, हाँ भूत भी होता है क्या, ये वो। लेकिन कोई भी ना इनकी बात को सीरियस दुकान को लेता नहीं, दुकानदार भी छोड़ देता है, कहना भाई ठीक है, जब तुम्हें है ही नहीं, अपनी परवाह नहीं, तो मैं तुम्हारी क्यों करूँ, जो ठीक भी है। अब ये ना बाइक लेकर जाना शुरू करते हैं, लेकिन जब वो उस रास्ते पर जा रहे थे ना, तो सच में उनको फिर ये महसूस तो हो रहा था कि भाई दिक्कत तो है, दिक्कत तो है, रास्ता बहुत ही खराब है, डर भी लग रहा था। और कुछ ऐसे तिरछे मोड़ आ रहे थे जहाँ पर बड़ी मुश्किल से मतलब, अब आप जो अब आप जो रेसिंग बाइक की बात करें तो उनका थ्रोटल काफ़ी तेज होता है, ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा भी उसको प्रेस करेंगे अचानक से झटके से निकलती है बाइक आगे, तो बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। हालांकि अनिकेत और उसके साथी थे प्रोफेशनल, अनिकेत सबसे ज़्यादा था, इसलिए अनिकेत ही लीड कर रहा था। अब क्या होता है कि एक रास्ता ऐसा आता है कि बिल्कुल तिरछा रास्ता होता है, और अचानक से उसको बाइक को स्टॉप करना होता है, और वो तिरछा रास्ता ऐसा था, तिरछा रास्ता की जैसे सड़क घूम रही है ना ऐसे, और आगे एक थोड़ा सा कच्चा रास्ता था, और उसके आगे थे खाई। जैसे ही अनिकेत उसको पार करने के लिए स्लो बाइक करता है, अचानक उसका ध्यान देता है कि उस खाई की तरफ से एक आदमी आ रहा है, लंबा सा आदमी, काफी लंबा सा आदमी, गंजा था बेसिकली वो। और इसको बड़ा अजीब लगता है कि ये कहाँ से चला आ रहा है।
अब वो ना बाइक पर था ऐसा कुछ कि पथरीली इलाका था, बाइक को रुकना पड़ना था, एकदम बाइक रुकती है। और वो जो आदमी है ना, वो चला आ रहा था। अब ये बाइक को थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा है कि मैं इधर से निकालूं उधर से निकालूं। तब तक वो आदमी ना आकर सड़क के पास आके बैठ जाता है और इसकी तरफ देख के हंसने लग पड़ता है। तो ये इसको लगता है कि क्या भाई, ये बहस भी क्या करें, हम यहाँ के हैं भी नहीं और पता नहीं क्या चीज़ है। तो ना तब तक जो उसके पीछे दोस्त थे वो भी आ जाते हैं। वो कि क्या हुआ, कहता कुछ नहीं भाई, बाइक मैं साइड पे करके निकाल रहा हूँ। तो ये भी हैरान थे कि ये इनकी तरफ ये क्यों देख रहा निकेत की तरफ। तो ना थोड़ी देर तक वो स्केयर करता रहता निकेत को। तो निकेत फिर पूछ ही लेता है, अरे आपको कोई काम है क्या, आप ऐसे कैसे देखे जा रहे हैं। वो आदमी अनिकेत को हंस के कहता है, बेटा मेरा पूरा अस्थि विसर्जन तो कर देता, सिर्फ एक ही अस्थि का विसर्जन करना था। और ये कह के हंसने लगता है। जैसे ही ये अनिकेत सुनता है, उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई ये बंदा कौन है, इसको कैसे पता, और साथ के साथ ही पिछले 4 जानों के भी। अब ना ये कहता भागो यहाँ से अनिकेत। जितना जोर होता लगा के थ्रोटल करता है, बाइक को करके भगाता है। और ये बस अब उसके बाद रुकते नहीं है रास्ते में। रुकने के बाद मतलब चलने के बाद ये उसके बाद अपने फार्म हाउस पहुंचते हैं और उस रात ये सोते नहीं है, क्योंकि ये बस इसी बात को प्रोसेस करने में लगे थे कि वो बंदा सच में क्या वही था जिसकी मैंने बदतमीजी में अस्थि का विसर्जन कर दिया। अब जो वोटिंग आधी थी, यानी कि सभी एकमत नहीं थे, अब सब एकमत होके अनिकेत को धुतकार रहे थे। उसके बाद इनका प्रोग्राम ये बनता है कि बस भाई, यहाँ पर कल भी कुछ ऐसी हरकतें हुई थी, खासतौर पर इस फार्म हाउस में, और हमें नहीं पता कि भाई कुछ ऐसा ना हो, इसलिए सोए नहीं थे। तो इनका ये प्रोग्राम बना कि ये ऐसा करेंगे कि ये रात के समय में, अब जैसे सो तो गए नहीं, सोया तो से गया नहीं, या डर के मारे जैसा भी कह सकते हैं। तो जैसे ही दिन चढ़ेगा तो वो जो आएगा केयर टेकर, हम उसके मालिक से बात करेंगे कि हम आज शाम को लेफ्ट कर देंगे, और हम जो खाना वगैरह तुम बना देना, और हम दिन के समय में थोड़ा सा सोएंगे ताकि एनर्जी बची रहे, और उसके बाद फिर हम वापस चल देंगे। अब ये सुबह खाना वगैरह खा के सो जाते हैं और तकरीबन 3 बजे के आसपास ये जो कीज़ है हैंड ओवर करते हैं और निकल पड़ते हैं पेमेंट करके। अब क्या होता है कि ये कहते हैं कि भाई दिन के समय में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, हम सोच रहे थे कि हम कहीं होम स्टे में रुक जाएंगे, कभी ढाबे के पास रोक लेंगे। कोई इतनी वहाँ पर पॉपुलेशन थी नहीं थी, और ऐसा कुछ था नहीं मतलब अरेंजमेंट्स की ऐसा हो। और जैसा मैंने कहा कि अनिकेत की बदतमीजी उसको भारी पड़ने वाली थी। अचानक से अनिकेत की बाइक स्लिप करती है। पता नहीं क्यों, क्या होता है, वो उसको ब्रेक मार देता है। बड़ी मुश्किल से वो खाई में गिरते गिरते तो बचता है, लेकिन उसको गंभीर चोटें लग जाती हैं। एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस से लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है। इलाज वहाँ पर नहीं हो पाता, दिल्ली लेकर आया जाता है, और अनिकेत को सिर्फ होश में आने तक ही तकरीबन तकरीबन 4 हफ्ते लग जाते हैं। और जब 4 हफ्तों बाद अनिकेत को होश आती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं अपने माँ बाप को देख कर कि बच गया। और जब फिर वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, तो फिर वो बताता है कि अचानक से वही आदमी मेरे सामने आ गया था जो वो मोड़ पर हमें मिला था। मैंने बहुत बड़ी गलती की। फिर पंडितों वगैरह से कंसल्ट किया गया, डांट तो उनसे भी पड़ी कि भाई इतनी बड़ी बदतमीजी थोड़ा करते हैं। और फिर थोड़े बहुत उपाय किए गए, और जिसके बाद फिर अनिकेत ठीक है, लेकिन उसने उसके बाद फिर राइडिंग छोड़ दी। यह शायद उसका आखिरी सफर था राइडिंग बतौर राइडर। वो ग्रुप भी टूट गया, क्योंकि जो इनके साथ हुआ था, अनिकेत अब बिल्कुल पहाड़ों में तो जा ही नहीं सकता था। डर बैठ गया था उसके मन में, और अनिकेत ही लीडर था, इसलिए अब किसी का मन भी नहीं था। तो ये जो ग्रुप था ये खत्म हो गया उस घटना के बाद। तो आपकी एक छोटी सी बदतमीजी आपकी सारी जिंदगी बदल देती है। तो प्लीज कुछ भी ऐसा मत कीजिए जो किसी को दुख दे, भाई जो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर ही क्यों ना हो। उम्मीद है ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भाई लास्ट वाली चीज़ है मैं वो लास्ट में बोलता हूँ, जैसे कि मेंबरशिप, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सुनने को मिलेंगे बेहतरीन किस्से एक से बढ़कर एक। वो चाहे लाल साड़ी वाली चुड़ैल हो, या फिर अभी लेटेस्ट जो एपिसोड आया है बच्चों का कब्रिस्तान, या फिर लुधियाने की एक ऐसी चुड़ैल वो हो। इसके अलावा
कई और किस्से हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे, तो एक बार जरूर मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। एक मेरे भाई ने कहा है कि उससे लिंक के थ्रू मेंबरशिप ज्वाइन नहीं हो रही, तो मैं आज दोबारा लिंक नया पेस्ट कर लूंगा, एक बार आप ट्राई करके देख लेना। अदरवाइज जो सब्सक्राइब होता है इसके साथ ज्वाइन का बटन भी होता है, ज्वाइन करोगे तो मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकोगे। गो थ्रू कर दीजिएगा, अगर नहीं तो फिर जो डीएम नंबर है वो मेंशन होता ही है, वहां पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप के। मैं आपके कमेंट के नीचे भी अपना जो व्हाट्सएप नंबर है उसको डीएम कर दूंगा, मतलब मेंशन कर दूंगा, आप डीएम कर सकते हैं और मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। 50 होने वाले हैं, जल्दी जल्दी से हाफ सेंचुरी पूरी कराइए, फिर उसके बाद सेंचुरी के बारे में सोचेंगे। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का किस्सा बेहद पसंद आया होगा, या आज के किस्से बेहद पसंद आए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।